आज के लेक्चर में सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ, है ना। तो इससे पहले पहला लेक्चर सभी बच्चों ने शायद देख लिया होगा, तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की थी, है ना, और उसके कुछ क्लासिफिकेशन की बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी विच कैन बी मीजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो मीज़र की जा सकती है ना, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था ना, और मैंने आपको क्लासिफिकेशन ही बताए थे। तो आज भी हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी से ही। तो पिछले बार मैंने आपको दो प्रकार की क्लासिफिकेशन करवाए थे। पहले में मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी में कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ और भी प्रकार की होती हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, है ना। तो आज मैं आपको एक और फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन दूंगा, है ना। तो हम लिख लेते हैं ऊपर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि अब ये हमारे लिए इस चैप्टर में काम आएगा, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज़, इसका एक और मैं आपको क्लासिफिकेशन देना चाहता हूँ, तो वो मैं अब दे रहा हूँ। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगेन दो भागों में बांटा गया है ना। एक को कहा जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और एक तरह की क्वांटिटीज़ को कहा जाता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना। एक तरह की क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल कहा जाता है, एक तरह की क्वांटिटीज़ को डेराइव कहा जाता है। अब किस प्रकार की क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा जाता है? द quantities which does not depends on any other quantities for their description। ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी दूसरी क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी सभी क्वांटिटीज़ को आप क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी सभी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना। जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे मैं आपके लिए बोलता हूँ कि मास है ना। अब अगर मास बोल रहे हैं, जैसे आप किसी भी जगह पे गए, शॉप पे गए, आपको सामान लेना है, आपने कहा भाई कि मुझे 1 kg राइस दे दो। तो 1 kg आप राइस बोलते हो जैसे ही मास के लिए, तो 1 kg मीज़र करके दे देता है आपको और कुछ बोलने की ज़रूरत थोड़ी ना है। आपको जब 1 kg राइस आप मांग रहे हो तो सिर्फ मास बता रहे हो, तो आपको ये थोड़ी ना बताना पड़ेगा कि उस जगह का टेम्परेचर क्या है, या आप नॉर्थ से लेना है या साउथ से लेना है। ऐसी चीज़ों की आप जानकारी थोड़ी ना देते हो भाई। तो मास ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। आप सिर्फ बोलते हो कि इतना मास दे दो, वो सामने वाला समझ जाता है। उसको अलग से कुछ डिस्क्राइब करने के लिए आपको कोई दूसरी क्वांटिटी बताने की ज़रूरत नहीं है, ना तो हमें उसकी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं बोलते कि 1 kg मास हमें दे दीजिए साउथ में, ऐसा तो हम नहीं बोलते नॉर्मली, है ना। सिर्फ 1 kg राइस बोलते हैं और सामने वाला समझ जाता है, यानी किसी और चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वहाँ का टेम्परेचर नहीं बताना पड़ता। तो ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल है लेंथ। जब आप लेंथ बोलते हो कि 4 मीटर है, जब लेंथ आप बोलते हो कि किसी चीज़ की लेंथ 4 मीटर है, तो आप समझ जाते हो 4 मीटर मतलब लेंथ। तो आपको उसके लिए, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ का, जैसे ये पेन है, इस पेन की लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो आपने बोल दिया 15 सेंटीमीटर, तो समझ गए आप। अब इस पेन का हमें वो बताने की ज़रूरत थोड़ी ना है कि इसका वेट कितना है, मास कितना है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। लेंथ हमें समझ में आता है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, सिर्फ लेंथ की बात कर रही है। ये सब मास वास को हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता कि लेंथ बताओ
तो पहले मास बताओ तब आप लेंथ बता पाओगे, है ना। लेंथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और हम अलग से नाप लेते हैं, ठीक। इसलिए लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिर मैं आपसे बोलूँ और एग्जांपल की बात करूँ, टाइम। टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि टाइम किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करती, हर चीज़ टाइम के साथ चलती है ना, मतलब समय अनुसार चलता है। टाइम कभी भी किसी पर निर्भर नहीं करता है डिस्क्राइब करने के लिए, है ना। तो टाइम इज ऑल्सो एन फंडामेंटल, इज ऑल्सो अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो मेरे ख्याल से आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब समझ में आया होगा। ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज हैं जो किसी भी दूसरे क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करती हैं, डिपेंड नहीं करती हैं फॉर दियर डिस्क्रिप्शन, उनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो सर डिराइव क्वांटिटीज किसको बोलते हैं फिर? तो डिराइव क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, है ना। द क्वांटिटीज which depends on fundamental physical quantities for their complete description। ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको समझने के लिए, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल से और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एग्जांपल के लिए हम लें अगर स्पीड, तो स्पीड क्या होता है बेटा? डिस्टेंस। ये 9th वाइन्थ में आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस जो है ये एक प्रकार की लेंथ है, और लेंथ कैसी क्वांटिटी है भाई? टोटल पाथ लेंथ इज डिस्टेंस ना। और टाइम भी एक कैसी है बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ भी कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि आप ध्यान से देखो तो अगर आपको स्पीड समझना है, इसकी यूनिट भी होती है मीटर पर सेकंड, है ना। जो आपका स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनके नाम अलग अलग होते हैं बट वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लेंथ को एक अलग नाम दिया गया डिस्टेंस, जब हम दूसरे तरीके से यूज करते हैं, जब हम उसके डायरेक्शन का मतलब नहीं लेते तो डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन लेंथ के साथ जब डायरेक्शन जुड़ जाता है तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन उन सब का जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो एक ही तरीके का है। चाहे मैं जैसे कि आपसे बोलूं कि मैं बोल रहा हूं डिस्टेंस, तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बोलूं रेडियस, तो रेडियस भी तो एक प्रकार की लेंथ है भाई। सर्कल का जो आप रेडियस पढ़ते हो तो रेडियस भी तो लेंथ ही होती है ना। और जैसे कि मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी लेंथ है। डिस्टेंस हम तब बोलते हैं उस लेंथ को जब हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन लेंथ के साथ हमें डायरेक्शन ही बताना पड़े तो हम उसको क्या बोलने लगते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और जैसे मैं आपको बोलूं तो सरकमफ्रेंस, आपने सुना होगा सरकमफेरेंस, या फिर आपने सुना होगा पेरीमीटर। तो है क्या ये सब? पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, रेडियस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यूज करते हैं क्योंकि ये चीजें अलग अलग चीजें हमें समझाते हैं। लेकिन ये सब का जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ ही है, मतलब लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये सारे नाम एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज लेंथ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कई बार हम एक फिजिकल क्वांटिटीज को कई अलग नामों से पुकारते हैं ताकि हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाए, लेकिन उनका जो मेन क्वांटिटी होती है, जो मेन फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, वो एक ही क्वांटिटी होती है। मतलब वो एक पूरी चीजें सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं ना। जैसे यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है? लेंथ। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये बड़ा काम आएगा आपको आगे न्यूमेरिकल्स में, है ना। इसलिए अभी आप ये समझ लें। अब जैसे हम अपनी स्पीड की बात कर रहे थे, तो स्पीड में ध्यान से देखो, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो अब डिस्टेंस लेंथ है तो लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम। तो जब तक आप लेंथ नहीं समझोगे
मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी समझ में नहीं आएगी जब तक आप टाइम नहीं समझोगे, तो आप स्पीड को डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब स्पीड डिपेंडिंग ऑन व्हाट, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे मैं बोलूँ आपसे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है आपका? मतलब यहाँ पे लिखना चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, है ना। चेंज, आपने शायद डेफिनेशन पढ़ी होगी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? लेंथ अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम, तो टाइम इंटू टाइम का क्या हो जाता है बेटा? टाइम स्क्वायर, है ना। इसलिए तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। जब लेंथ और टाइम को नहीं समझेंगे आप, तब तक आपको एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप। यानी एक्सेलरेशन भी किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल क्वांटिटी से। इसलिए एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड। जैसे मैं आपसे बोलूँ फोर्स, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो वैसे ही डिराइव क्वांटिटीज है, ये डिपेंड कर रहा है फंडामेंटल पे, और मास एक फंडामेंटल है ही। मतलब फोर्स भी किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, है ना। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो एग्जांपल है किसके? डिराइव क्वांटिटी। तो डिराइव क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लासिफिकेशन भी समझ में आया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज को भी फिर से दो प्रकार की क्वांटिटीज में डिवाइड किया जा सकता है। देखो, उनके यूजेस के हिसाब से उनके क्लासिफिकेशन किए गए हैं। जब हमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चाहिए था तो हमने स्केलर वेक्टर्स ऐसे क्लासिफिकेशन किए हुए थे, है ना। और जब हमें बताना था कि कांस्टेंट की वेरिएबल, तो हमने उनको कांस्टेंट वेरिएबल्स में डिवाइड किया था। अब हमें ये जानना जरूरी था कि कौन सी क्वांटिटीज अपने अपने आप में कंप्लीट हैं, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो हमें उसके लिए क्या जानना था? उसको हमने एक नया नाम दे दिया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और जो फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही थी उनको हमने बोल दिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा, है ना। तो स्क्रीन पॉज कर लेंगे और जो भी चीज़ें लिखी हैं स्लाइड में वो नोट कर लेंगे। नोट्स अच्छे से बनाएंगे क्योंकि बिना नोट्स के काम नहीं बनेगा आपका, है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटीज का वो बता दिया, है ना। क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल ही मैंने बता दिया, वो आपको अब समझ में आया। तो हम अब थोड़ी सी मीजरमेंट की बात कर लेते हैं। मीजरमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे यूनिट की बात करता हूँ, यूनिट की, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूनिट। ये यूनिट क्या है? यूनिट कैसे हम डिफाइन करते हैं, है ना। तो यूनिट पहले तो हम समझते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि आप मान लीजिए कि एक ऐसी रॉड है ना। एक ऐसी रॉड है, हम ऐसे समझ लेते हैं, है ना। अब इस रॉड को मीज़र करना है, आपसे बोला गया कि मीज़र दिस रॉड। तो इसका मीज़रमेंट क्या हुआ? अच्छा, मीज़र करना है, लेकिन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मीज़र करना है भाई, ये भी बताना पड़ेगा। तो मैंने आपसे बोल दिया कि लेंथ मीज़र करो, मीज़र लेंथ ऑफ रॉड। और आप ऐसा समझो कि आप बहुत पुराने समय पे हैं, जब स्केल का इन्वेंशन नहीं हुआ था, है ना, तब की बात करेंगे हम, है ना। मीजर लेंथ ऑफ रॉड, है ना। आपको ये बोला गया कि मीजर करो, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप बहुत पुराने समय में हैं, मान लीजिए, है ना। बहुत पुराने समय में चले गए, पीछे चले गए 2-3 हजार साल पहले, है ना। और मान लो उस समय आप ही एक मात्र इंसान थे जिनमें अकल थी, मतलब आप ही अकलमंद इंसान बचे थे दुनिया में, है ना। बाकी लोग अकलमंद नहीं थे। तो आपके मन में एक सवाल आया कि एक रॉड है आपके पास, और उसको यार उसकी यार लेंथ नापनी चाहिए, लंबाई नापनी चाहिए। तो कैसे नापोगे? अब आपने खूब सोचा कैसे नापें। तो आपने बोला कि आपको मान लो, आपने बोला कि मेरे पास एक स्टिक है छोटी सी, ऐसी आपके पास एक छोटी सी स्टिक थी, पास में पड़ी हुई थी, आपने उसको ले लिया। तो अब इसको नापने का प्रोसीजर आपने चालू किया, यानी कि आपने एक स्टैंडर्ड चूज किया, है ना। इसको हम बोलेंगे, ये जो स्टिक आपके पास थी,
आपने ये जो चूज की मीजर करने के लिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तभी तो हम मीजर कर पाएंगे। अब आप सोचो कुछ भी नहीं है, स्केल विस्केल कुछ भी नहीं है, तो कैसे मीजर करोगे। मान लो उस समय आपके पास एक छोटी सी स्टिक थी, उस स्टिक को आपने स्टैंडर्ड चूज कर लिया, स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड रेफरेंस बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड रेफरेंस। फिर आपने क्या किया, इस स्टिक को इस रॉड से बाजू से ऐसे लगाया। तो जब आपने एक स्टिक को ऐसे लगाया तो आपने इसको गिना 1 स्टिक, है ना। फिर स्टिक को ले गए तो 2 बार हो गई, तो आपने बोला 2 स्टिक। फिर आप ले गए तो आपने गिना 3 स्टिक। फिर आप यहाँ नापे तो आपने बोला 4 स्टिक। फिर आपने नापा तो आपने बोला 5 स्टिक। फिर आपने नापा तो आपने बोला 6 स्टिक। तो यानी कि ये जो स्टिक आपने स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज की, उसको कंपेयर किया, 1 2 3 4 5 6, और आप खुश हो गए। आपने बोला कि ये जो लेंथ है रॉड की, वो मैंने जो स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया है स्टिक, उसका 6 टाइम्स है, यानी 6 एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। यानी मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट की प्रोसेस क्या है कि आप एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज करेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को नाप रहे हो। अच्छा, जैसे यहाँ पे लेंथ नापा है तो आपने जो स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज किया वो भी लेंथ वाला चूज किया है। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप पत्थर लेके आ जाओगे और उसका वजन नापने लगोगे, ये तो गलत हो जाएगा ना बेटा। तो लेंथ की अगर फिजिकल क्वांटिटी नापी जा रही है तो आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस भी कौन सा यूज करना पड़ेगा, लेंथ वाला। आप वहां पे थोड़ी ना यूज कर सकते हो कि मास वाला यूज कर लोगे, आप टाइम वाला यूज कर लोगे, है ना। तो अगर लेंथ नाप रहे हो तो लेंथ का स्टैंडर्ड रेफरेंस होना चाहिए, मास नाप रहे हो तो मास का स्टैंडर्ड रेफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने लेंथ ऑफ रॉड क्या लिख दिया बेटा, 6 स्टिक। स्टिक क्या है आपकी, ये जो आपने स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज किया ना, जिससे आप कंपैरिजन का प्रोसेस कर रहे हो मेजरमेंट के लिए, ये कंपैरिजन का यूज कर रहे हो आप, इसी को आप बोलते हो यूनिट, है ना बच्चों। और ये जो आपने 6 टाइम्स लिखा, मतलब 6 बार आया उस रॉड की लेंथ नापने में, 6 टाइम्स आता है, तो आप बोलोगे इसको न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, अब आजकल क्या होता है, जब आपके पास ये जो यूनिट्स हैं ये अच्छे से डिफाइन कर दी गई हैं, तो आपके पास स्केल वगैरह है, सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल, आप उनसे नाप लेते हो, है ना। बाकी अगर आपको कुछ ना दिया है तो ये बेसिक प्रोसेस है मेजरमेंट करने की। यानी किसी भी चीज को नापना है तो सबसे पहले आप एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज करना पड़ता है। जिस चीज को नाप रहे हैं उसी चीज के तरह को, जैसे लेंथ नाप रहे हैं तो लेंथ वाला स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज करना है, उसी टाइप का चूज करना है, और उसको फिर कंपेयर करना है। जितने बार कंपेयर करोगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो उसको आप लिख दोगे 6 स्टिक। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या है कि आप एक यूनिट चूज करेंगे जिसको हम बोल रहे हैं यू, यूनिट। यूनिट जो आपने स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज किया है, स्टैंडर्ड रेफरेंस को ही आप क्या नाम देते हो बेटा, यूनिट। और एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी जब आप प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट करेंगे, मतलब कंपैरिजन करेंगे, तो कितने टाइम से ये यूनिट आई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। मेरे ख्याल से फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट जो आपने चूज किया था। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इनको साथ में अपन मैग्नीट्यूड कहते हैं। मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो बच्चे उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं, जबकि बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वो यूनिट भी है। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट भी बताना होता है जब आप मैग्नीट्यूड की बात करते हो, है ना। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि मैग्नीट्यूड क्या है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को साथ में मैग्नीट्यूड कहा जाता है फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में। तो अब आप ध्यान से देखो, तो यहां से यूनिट की आप डेफिनेशन लिख सकते हो। यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम लिखेंगे in order to measure a physical quantity, in order to measure a physical quantity, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापना है अगर, तो हम बोलेंगे a standard reference is required. A standard reference is required. This standard is called as unit.
इसी स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको यूनिट की डेफिनेशन समझ में आई होगी, है ना। यूनिट की डेफिनेशन क्या है कि हम किसी मेजरमेंट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उस प्रोसेस में हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चुनना पड़ता है जिसके सहारे हम मेजरमेंट करेंगे। उस स्टैंडर्ड रेफरेंस को ही यूनिट कहा जाता है। ये मास में भी वैलिड है, इसमें भी वैलिड है। अब लेकिन आप सोचो बच्चों कि ये जो आपने स्टिक ली थी उस समय 2-3 हजार साल पहले, आप ही एक अकेले इंटेलिजेंट आदमी बचे थे उस समय। सोचो अगर आपके बाद कोई दूसरा इंटेलिजेंट आदमी आता और वो बोलता कि मैं दूसरी स्टिक यूज करूंगा, तो वो जो स्टिक यूज करेगा तो उसकी क्या गारंटी है कि वो आपकी स्टिक के लेंथ के बराबर होगी? फिर उसका मेजरमेंट कुछ अलग आएगा। फिर ऐसे ही अगर सब अपनी अपनी स्टिक यूज करने लगेंगे तो सबका मेजरमेंट अलग आएगा। मतलब ये यूनिट तो भाई बदलती जाएगी ना फिर, यानी कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदलेगा। तो इस स्टिक का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि ये तो वेरी कर रहा है, मैन टू मैन वेरी कर जाएगा, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि सबके लिए एक समान हो। फिर अब जब हम आज की दुनिया में आ चुके हैं, अभी जब आप 20वीं शताब्दी में थे, अब 21वीं शताब्दी में है, तो हम ये चाह रहे थे कि भाई ये यूनिट जो है ये बड़े ही स्टैंडर्ड हों। मतलब ये समय के साथ, इंसानों के साथ, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, फिजिकल चीज़ों के साथ वेरी ना करे। ये हर किसी के लिए एक जैसी हो ताकि हर कोई एक जैसा मेजरमेंट ले पाए। इसलिए फिर हमने इसकी यूनिट डिफाइन की मीटर, है ना। तो आपने सुना होगा, अब आपको पता ही है कि जो इसकी ऐसा ही यूनिट है, अभी मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी आऊँगा, लेकिन आप बचपन से जानते हैं कि आप जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो ऐसा ही सिस्टम है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम, है ना। तो उसमें आपने सभी लोगों के लिए हमने फिक्स कर दिया कि भाई मीटर, तो मीटर को डिफाइन कर दिया गया है ना। तो जैसे कि अगर ये रॉड होता और आज के समय में बात करता, तो मान लीजिए यहाँ पर ये मीटर स्केल में 6 दिखाता, तो आप इसको क्या लिख देते बेटा? अब इस रॉड की लेंथ को आप लिख देते, लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल्स टू 6 मीटर। अगर 1 मीटर 6 बार आता तो आप उसकी लेंथ को क्या लिख देते? रॉड की लेंथ को 6 मीटर, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब लेकिन मान लो कि आपका एक दूसरा साथी है, स्कूल में है, दूसरा है, दोस्त है, वो बोल रहा है कि नहीं भाई मैं तो सेंटीमीटर लूंगा रॉड, मतलब सेंटीमीटर यूनिट लूंगा। तो देखो ध्यान से, उसने यूनिट बदल दी, मीटर से क्या ले लिया बेटा? सेंटीमीटर। तो आप जानते हो कि जब वो सेंटीमीटर में नापेगा रॉड को, तो अब वो 6 सेंटीमीटर नहीं आएगा, 600 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर वो स्टैंडर्ड रेफरेंस सेंटीमीटर है तो उसको 600 बार करना पड़ेगा, मतलब 600 सेंटीमीटर में आएगा आंसर। और सोचो कि कोई तीसरा बच्चा है, उसने बोला नहीं तो मैं तो मिलीमीटर लूंगा स्टैंडर्ड रेफरेंस। देख उसने फिर से यूनिट बदल दी, यूनिट ली है लेंथ की ही, बट यूनिट बदल रहा है। वो पहले मीटर लिया, फिर सेंटीमीटर लिया, फिर मिलीमीटर लिया। तो मिलीमीटर जब लेगा तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 6000 आएगा। यानी ध्यान से देखो, ये एक ही रॉड की लेंथ है लेकिन यूनिट अलग अलग है। और आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यूनिट अलग अलग होने पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल रहा है। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटी इफ वी यूज डिफरेंट यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। आप लोग पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख लिया मेजरमेंट। यूनिट्स फॉर मेजरमेंट देन देयर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑल्सो चेंजेस। सेम फिजिकल क्वांटिटीज को नापने के लिए अगर आप यूनिट बदलते जाओगे बेटा, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना, तो उसके साथ उसकी क्या बदलेगी? न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदलेगी। ये बात समझ में आए। अब आप ध्यान से देखो, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपको याद, इसमें अगर आपको दिखे, आप एक बार बताओ सेंटीमीटर और मीटर में कौन बड़ी यूनिट है? मीटर और सेंटीमीटर में कौन सी बड़ी यूनिट है? तो आप बोलोगे भाई कि जो मीटर वाली यूनिट है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर वाली यूनिट सेंटीमीटर से बड़ी है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आ रहा है ना। तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट हुई, मीटर बड़ी यूनिट हुई। तो आप ध्यान से देखो, तो मीटर के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई 6 है, और सेंटीमीटर के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई वो 600 है।
यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो जो सेंटीमीटर के साथ आया वो बड़ा है जो न्यूमेरिकल वैल्यू मीटर के साथ आया। आप इवन और देखो कि आप सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट पे गए तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और बढ़ गया। यानी अगर आप यूनिट छोटी करोगे और सेम फिजिकल क्वांटिटी है, भाई 6 मीटर बोले, 600 सेंटीमीटर बोले, 6000 मिलीमीटर बोले, बात तो एक ही है। रॉड तो वही थी जिसकी लेंथ नापी गई थी, तो इसकी लेंथ तो चेंज हुई नहीं, लेंथ तो फिक्स है ना, क्वांटिटी फिक्स है, आप सिर्फ यूनिट बदल रहे हो भाई। तो अगर क्वांटिटी फिक्स है तो यूनिट बदलने पर ऑटोमेटिकली किसको बदलना पड़ेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू को। यानी कि फॉर अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, आप इस बात को समझें, फॉर अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, अगर फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, जैसे यहाँ रॉड की जगह कोई दूसरी रॉड नहीं ला रहा है, एक ही रॉड की बात कर रही है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी की बात की जा रही है, तो फॉर अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है वो मैं आपसे बोलूंगा, अगर U1 आपने न्यूमेरिकल वैल्यू यूज की है, सॉरी U1 आपने यूनिट यूज की है, तो उसके साथ मान लो N1 न्यूमेरिकल वैल्यू आया। कितनी वैल्यू आई बेटा? N1। उसके बाद मैं बोलूं कि उसी क्वांटिटी को आपने U2 यूनिट में नापा, सेकंड यूनिट में, तो उसके साथ N2 आया। फिर मैं आपको बोलूं कि आपने U3 यूनिट में नापा तो उसके साथ N3 आया। लेकिन ये है तो सब बराबर ही ना भाई। जैसे इस केस में 6 मीटर बोले, चाहे उसी को 600 सेंटीमीटर बोले, चाहे उसी को 6000 मिलीमीटर बोले, अरे बात तो एक ही है भाई। ये लेंथ थोड़ी ना बदल गई, ये तो अलग अलग यूनिट ली थी आपने, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग हो रही थी, लेकिन इन सबका मतलब एक ही था कि इतनी लेंथ की है रॉड, है ना। वैसे ही अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप यूनिट बदलते जाओगे तो नंबर बदलता जाएगा, U1 में N1, U2 में N2, U3 में N3, बट उनका मतलब तो सेम ही है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए या मास के लिए। इसलिए मैंने कहा कि N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 इक्वल्स टू N3 U3। यानी यहां से एक बात और समझ में आती है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का, वो इक्वल्स टू कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। वो कैसा है बच्चों? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ध्यान से देखो, ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे 6 मीटर एक ही चीज है, 600 सेंटीमीटर एक ही चीज है, 6000 मिलीमीटर एक ही चीज है। इसलिए मैंने आपको कहा था, आप यहां से देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट अपॉन यूनिट, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है, अगर कांस्टेंट हटा दें तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा बेटा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। मतलब अगर यूनिट बढ़ेगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी, ये बात याद रखना। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, मतलब यूनिट बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा, और अगर यूनिट घटेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा। देखो यहाँ पे यही हो रहा है, जितनी आप बड़ी यूनिट यूज कर रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, फिर आपकी यूनिट छोटी हुई तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हुई, और यूनिट और भी छोटी हुई तो न्यूमेरिकल वैल्यू और भी बड़ी हुई। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट फॉर अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर आप उसको चेंज नहीं कर रहे हो, सेम चीज को आप नाप रहे हो, तो अगर उसको अलग अलग यूनिट में आप नापोगे तो उसके लिए अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू यूज होंगी, और जितनी बड़ी यूनिट आप नापोगे उतनी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, या फिर वाइस वर्सा, जितनी बड़ी यूनिट से नापोगे उतनी छोटी, या फिर वाइस वर्सा, जितनी छोटी यूनिट से नापोगे उतनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो याद रखेंगे, एन जो न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको अभी समझ में आई होंगी। जैसे इससे पहले किसी एग्जाम में, मुझे याद तो नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम, लेकिन इससे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो पहले तो आप स्लाइड को, स्क्रीन को पॉज कर लें आप, और ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो सब अपनी कॉपी में नोट कर लें, है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोग सब लोग पॉज करके नोट कर रहे होंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं, ठीक। अब ध्यान से देखें, तो एक क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मेरे को एक क्वेश्चन समझाना था आपको। ये क्वेश्चन बहुत पहले किसी एग्जाम में आया था, एग्जाम का नाम तो नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन फिर भी आप देख लें। उसमें ये बोला था कि इफ N1 U1, नहीं ऐसा नहीं,
क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन अच्छे से। फॉर अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी उन्होंने बोल दिया था U1 इज ग्रेटर देन U2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे और आपको 4 ऑप्शन दे दिए थे। A N1 इज इक्वल्स टू N2, B N1 is greater than N2, C N1 is greater than N2, N2 is greater than N1, और D none of these। तो ऐसे 4 आपको ऑप्शन बना के दिए थे और ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जिसने भी अगर पिछली स्लाइड पढ़ी है, मतलब जो बच्चे पढ़ के गए थे वो लोग बहुत ईजिली आंसर कर दिए थे, और जिसने पढ़ा नहीं था, मालूम नहीं था, वो आंसर नहीं कर पाया, है ना। तो आप लोग को भी आंसर शायद पता ही है, आप लोगों ने अभी तक आंसर सोच लिया होगा। भाई एक बात बताओ, U1 यूनिट, भाई हमने अभी देखा कि N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2 मतलब N और U का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो आपको ये पता है U1 बड़ा है किससे बेटा, U2 से। तो अगर यूनिट 1 बड़ी है तो उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो छोटी है, हम तो पता है N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। तो अगर U1 बड़ा है U2 से, तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू N1 वो छोटी होगी किससे, N2 से। मतलब N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 इज ग्रेटर देन N1। तो इसका कौन सा आंसर सही है बेटा, C वाला ऑप्शन, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है और इससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो आपको, जैसे मैंने अभी यूनिट की डेफिनेशन दी, वैसे ही हम यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिख लेंगे, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, है ना। यूनिट क्या था, एक जो आपने स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज किया है ना, फॉर मेजरमेंट पर्पस, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट बोलते हैं। लेकिन मेजरमेंट क्या है, जब आप एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज कर लेते हो तो आप किसी फिजिकल क्वांटिटी से उसको कंपेयर करते हो। तो कंपैरिजन करते समय आप ध्यान रखते हो कि जो आप स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज कर रहे हो वो उसी टाइप का हो। तो ऐसे करते समय आप कितने बार उसको कंपेयर करते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे मेजरमेंट प्रोसेस की भी क्या लिख देता हूँ बच्चों, डेफिनेशन लिख देता हूँ, तो आपको सही रहेगा, है ना। तो उसको आप लोग उतार लेंगे। तो हम लिखेंगे द measurement of physical quantity is the process of comparison of this quantity with the standard reference of सेम काइंड का मतलब क्या है भाई, कि अगर आप लेंथ नाप रहे हो तो स्टैंडर्ड रेफरेंस भी आपका लेंथ वाला होना चाहिए। अगर आप मास नाप रहे हो तो आपका स्टैंडर्ड रेफरेंस भी मास वाला रहना चाहिए, है ना। और अगर आप क्या नाप रहे हो बच्चों, अगर आप टाइम नाप रहे हो तो स्टैंडर्ड रेफरेंस टाइम वाला होना चाहिए, है ना। मतलब स्टैंडर्ड रेफरेंस वो होना चाहिए, मतलब वो उसी टाइप का होना चाहिए जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप नाप रहे हो, है ना।
तो मेरे ख्याल से आपको अभी समझ में आया होगा कि मेजरमेंट प्रोसेस क्या है। मेजरमेंट ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज करते हैं उसी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी जैसा जिसको हमें नापना है और फिर उसका कंपैरिजन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट प्रोसेस, है ना। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आई होगी, है ना, बात समझ में आई होगी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मैं अभी आपको कुछ और भी चीज़ बताऊं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप यूनिट चूज करते हो तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कुछ वो होना चाहिए जिससे हम यूनिट को अच्छे से डिफाइन कर पाएं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, टेम्परेचर से वेरी नहीं करना चाहिए, है ना, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और अब तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए ताकि आप कहीं पे किसी भी दुनिया में किसी भी देश में जाएं तो आपको उससे दिक्कत ना हो, क्योंकि आपका जो यूनिट चुनने का तरीका है वो उसका भी तरीका होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, इसको भी आप नोट कर लेंगे। हम हेडिंग डाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब कोई भी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, जब हम उसको यूनिट डिफाइन करते हैं, उसके लिए कुछ डेफिनेशन बनाते हैं, तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इट शुड बी वेल डिफाइंड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसको डिफाइन करना बड़ा जरूरी है, उसको अच्छे से डिफाइन करना चाहिए ताकि वो किसी भी हिसाब से चेंज ना हो समय के साथ, टेम्परेचर के साथ, और अच्छे से डिफाइन हो ताकि जिन लोगों को आप वो यूनिट बता रहे हो वो अच्छे से उस चीज को समझ पाए, है ना। फिर दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जब आप एक स्टैंडर्ड यूनिट चूज करते हैं तो उसमें हम लिखेंगे इट शुड बी ऑफ सुटेबल या फिर प्रॉपर साइज, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यूनिट से रिलेटेड, कि जो भी यूनिट आप चूज करें उसका साइज प्रॉपर हो या सुटेबल हो। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको सब्जियां खरीदनी है, तो सब्जियां खरीदते समय आप जो यूनिट का यूज करते हो वो केजी का यूज करते हो। आप बोलते हो ना कि सब्जी वाले से कि भाई ये सब्जी ½ kg दे दो, 1 kg दे दो, 2 kg दे दो। तो केजी सुटेबल यूनिट है क्योंकि उसको बोलने में बहुत आसान है, दूसरे को समझने में बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं आपसे बोल देता कि भैया नहीं, आप केजी यूज मत करना सब्जी लेते समय, आप तो यूनिट यूज करना टन, तो अब टन में कैसे बोलेंगे आप? समस्या हो जाएगी ना। वहां पर टन में क्या बोलोगे भाई कि 0.00001 टन देना, तब 1 किलो होगा, ऐसा बोलोगे तो समस्या होगी, आपको बोलने में भी दिक्कत होगी, सामने वाले को समझने में भी तकलीफ होगी। तो टन एक प्रॉपर साइज नहीं है यूनिट का, है ना। या फिर क्विंटल बोल दो, तो क्विंटल एक प्रॉपर साइज नहीं है, वो कहीं होगी प्रॉपर साइज किसी दूसरे मेजरमेंट के लिए, लेकिन आप जब यूज कर रहे हो तो आपके लिए प्रॉपर यूनिट नहीं है। और जैसे कि अगर मैं बोलूं कि नहीं आप यूज करो भाई, यूनिट यूज करना है आपको मिलीग्राम्स, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे भाई कि 1 किलो आपको चाहिए मिलीग्राम्स है तो आप 10⁻⁶ मिलीग्राम्स दीजिए या 10⁻³ मिलीग्राम्स दीजिए, तब जाके वो 1 kg होता है। तो ऐसे बोलोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी ना। तो सुटेबल साइज होना चाहिए। अब जैसे मिलीग्राम जब आप सब्जी वगैरह ले रहे हो तब सुटेबल यूनिट नहीं है, लेकिन अगर आप गोल्ड ले रहे हो, सोना ले रहे हो, तो सोने के लिए तो मिलीग्राम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ग्राम में कन्वर्जन चलता है, वहां पे ग्राम में बातें होती हैं, है ना। आप देखा होगा कभी आपके पेरेंट्स या किसी के साथ आप कभी खरीदारी करने गए होगे, तो वहां पे मिलीग्राम्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना। तो कौन सी यूनिट सुटेबल साइज का आपको यूज करना है वो तो आपको सिचुएशन बताता है। तो लेकिन जिस भी सिचुएशन में आपकी यूनिट जो है वो प्रॉपर और सुटेबल साइज की होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। ना तो बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट होनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा छोटी यूनिट होनी चाहिए। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए यूनिट को चूज करते समय वो क्या होनी चाहिए बच्चों? तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो करते समय, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इट शुड बी easily
reproducible at all the places। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने अभी आपको बोला कि भाई कि बहुत समय पहले आप ही थे, आपके पास स्टिक थी, तो आपने उसको स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया। अब मान लो समय बदला, बहुत सारा हो गया, वो स्टिक खो गई, पता चला कहीं गुम गई, तो फिर आप उस यूनिट को दोबारा कैसे बनाएंगे? तो परेशानी हो जाएगी ना। इसलिए हमारी यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से रिप्रोड्यूस कर पाए। अगर मान लो कोई चीज़ खत्म भी हो गई तो उसको आप रिप्रोड्यूस कर पाओ, इसलिए हमें वैसी यूनिट यूज़ करनी पड़ती है ना, जो सारी जगहों पर आसानी से प्रोड्यूसेबल हो पाए, रिप्रोड्यूस हो पाए, ताकि हमें यूनिट को यूज़ करने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो पाए, है ना। फिर से कोई नई यूनिट ना बनानी पड़े, उसके लिए नई डेफिनेशन ना बनानी पड़े। तो हमने जो डिफाइन किया उसको आसानी से रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, रिप्रोड्यूस कर सके हम समय के साथ, है ना। तो ये एक क्वालिटी होनी चाहिए यूनिट में। फोर्थ क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी यूनिट की होती है, तो ये याद रखेंगे, और ये मैं आपको पहले ही बोल रहा था, इट शुड नॉट चेंज with the passage of time and place। आपको याद रखना है कि समय के साथ या जगह के साथ या किसी भी अदर चीज़ों के साथ इसको चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं, ऐसा लिख लो, टाइम, प्लेस एंड एनी फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा? फिजिकल कंडीशन मतलब सच एज टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब फिजिकल कंडीशन होती हैं, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी होती हैं ना। खैर अपन को उससे कोई लेना देना नहीं है, आप तो इतना ही समझे अभी। तो चौथी क्वालिटी क्या होना चाहिए कि किसी भी चीज़ के साथ इसको चेंज नहीं होना चाहिए। हर समय के साथ, जगह के साथ, या किसी फिजिकल कंडीशन के साथ, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तभी तो हम उसको किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी जगह पर आप उसको क्या कर पाओगे बेटा? यूज़ कर पाओगे। तो जो आपके मेजरमेंट है और किसी दूसरे के मेजरमेंट है वो कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, है ना, वो वेरी नहीं करेंगे। तो इस बात का आपको याद रखना है। फिर फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉइंट है, वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी easily अवेलेबल या एसेसिबल, जो लिखना चाहो। यानी कि जो आप यूनिट डिफाइन कर रहे हो उसको आसानी से एसेस कर पाएं, या फिर वो अवेलेबल हो आसानी से, तो उसको हम क्या, वो एक अच्छे यूनिट की क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए उसको एसेस करने में। ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट जो क्वालिटी होनी चाहिए, नंबर 6, वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हम यूनिट डिफाइन करेंगे वो सारी दुनिया पे एक जैसी होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए, है ना। एक जैसा सभी को मानना चाहिए, इंटरनेशनली सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई हमारे देश का यूनिट कुछ और होगा मेजरमेंट करने का यूनिट, और दूसरे देश का कुछ और मेजरमेंट करने का यूनिट होगा, तो फिर बड़ी समस्याएं होंगी, है ना। फिर कन्वर्जन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जैसे पहले होता था, शायद आपको याद हो कि एक सिस्टम होता था जिसको FPS बोलते थे, है ना, ब्रिटिश सिस्टम होता था। तो वो लोग फुट में नापते थे लेंथ को, और जो आपका फ्रांस सिस्टम होता था उसमें CGS चलता था, तो वो लेंथ को सेंटीमीटर्स में नापते थे। तो तभी जब बहुत पहले, जब इंटरनेशनल सिस्टम नहीं था, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं था, तो वो अपने अपने देश का सिस्टम चलाते थे। तो उनके बीच में ट्रेड करने में या काफ़ी चीज़ों में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, है ना। तो वैसी दिक्कतें नहीं आए तो हमारा जो सिस्टम है वो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक बहुत अच्छे यूनिट की। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी
तो हम बोलेंगे वो यूनिट अच्छे से डिफाइन ही नहीं हुआ है ना। तो उनको किसी भी चीज की यूनिट को अगर हमें डिफाइन करना है तो वो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही। अगली बार मैं आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बताऊंगा और उनको अच्छे से पढ़ेंगे। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटीज की मैं फिर से बात करूंगा। तो फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटीज आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और मेजरमेंट को और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।